नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइन। किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित, राजस्थान से किया प्रधानमंत्री ने शुभारंभ। गोल्ड यूरिया भी लॉन्च। सीआरपीएफ का मनाया स्थापना दिवस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में हुआ था गठन। सीएपीएफ में से एक है फोर्स। और ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट हुआ राजी। संजय कुमार मिश्रा हैं वर्तमान ईडी प्रमुख। आइए खबरों की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ राजस्थान के सीकर से किया। ये केंद्र कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप का काम करेंगे। दरअसल भारत सरकार गांव, ब्लॉक और जिला के स्तर पर मौजूद फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स को मॉडल फर्टिलाइजर शॉप्स में तब्दील कर रही है। इन्हें ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र नाम दिया जाएगा। ये केंद्र एग्री इनपुट्स, मिट्टी, बीज की टेस्टिंग फैसिलिटीज और सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचनाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गोल्ड यूरिया भी लॉन्च किया। गोल्ड यूरिया से मतलब है सल्फर कोटेड यूरिया। ये वर्तमान में प्रयोग की जा रही नीम कोटेड यूरिया की तुलना में ज्यादा सस्ती और प्रभावी है। ये मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने का काम करेगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी, जो कि 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। सीआरपीएफ को तत्कालीन प्रिंसली स्टेट्स में चल रहे विद्रोह और राजनीतिक असंतोष के चलते गठित किया गया था। गौरतलब है कि सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में असम राइफल्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल शामिल है। सीआरपीएफ का ध्येय है कि वह संविधान को सर्वोपरि बनाए रखते हुए प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने में सरकार को समर्थ बनाए, जिससे राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे और सामाजिक सौहार्द तथा विकास का मार्ग प्रशस्त हो। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। बैच हिंदी में है, साथ ही इंग्लिश और इंग्लिश में, तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वर्तमान मौजूद 50% रिजर्वेशन में किसी का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर 4 तरह के रिजर्वेशन की बात की जा रही है। इसमें SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, SC BC यानी सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोग और EWS यानी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को मिला रिजर्वेशन शामिल है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूदा आरक्षण में से किसी एक कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए एक अलग कैटेगरी के तौर पर रिजर्वेशन मेंशन नहीं किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग की तरह ट्रीट करने का प्रयास किया जाए। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और लोक सेवाओं में उनकी मौजूदगी मौजूदा आरक्षण के लाभ के द्वारा उन तक पहुंचे। सरकार ने इसी आदेश के उल्लंघन के लिए दायर की गई याचिका पर जवाब दिया है। साल 2020 में सरकार ने नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स लॉन्च किया है। इसके मुताबिक देश में ट्रांसजेंडर पर्सन्स की ठीक ठाक संख्या मौजूद है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक तकरीबन 4.8 लाख लोगों ने जेंडर में अदर को चुना है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। दरअसल सरकार ने एफएटीएफ रिव्यू के चलते ईडी प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट का यह निर्णय इसी संबंध में आया है। ईडी यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। यह देश में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा और द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बीते कुछ वक्त से देश में आर्थिक अपराध करके भागे हुए लोग विदेशों में शरण लेने लगे हैं। उसके बाद से सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 पारित किया। 21 अप्रैल 2018 से ईडी के पास इसे लागू करने की भी जिम्मेदारी है। वर्तमान में ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा हैं। चलिए अब बारी है रैपिड न्यूज की। आइए देखते हैं आज क्या खास है रैपिड न्यूज में। पश्चिम बंगाल सरकार ने इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम के मौके पर मैंग्रोव सेल बनाने की घोषणा की है। ये सेल मैंग्रोव के प्लांटेशन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। पश्चिम बंगाल में भारत के 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर बांस की बनी फेंसिंग लगाने की घोषणा की है। ये पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। इसे बाहुबली नाम दिया गया है। इसे स्टील के विकल्प के तौर पर शुरू किया जाएगा। ये विकल्प इको फ्रेंडली भी है, साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को राष्ट्र को आईईसीसी यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर समर्पित किया। आईईसीसी की स्थापना प्रगति मैदान नई दिल्ली में की गई है। इस विश्व स्तरीय अवसंरचना का मकसद मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन की मेजबानी करना है। इस कॉम्प्लेक्स को भारत मंडलम नाम दिया गया है। ये नाम बासवेश्वरा के अनुभव मंडपम के विचार से प्रभावित है। रूस और बेलारूस को ओलंपिक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित होना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने साफ किया कि रूस और बेलारूस को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस के एथलीट न्यूट्रल तौर पर यानी बिना किसी देश के झंडे के शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब रैपिड न्यूज के बाद देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मैंग्रोव सेल का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान समृद्धि केंद्र एग्रीकल्चरल इनपुट्स और सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार हैं। यूरिया गोल्ड सल्फर से समृद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, अनुच्छेद 43B में प्रावधान है निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, सहकारी समितियां या फिर पंचायती राज। सही जवाब है विकल्प बी। अगला सवाल मैंने पूछा था, 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन था, मैंग्रोव अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। दूसरा, मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा, मैंग्रोव के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा, मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है ये भी जरूर बताइए। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। ख्याल रखिए, कल रात 9 बजे फिर मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।